Hello and good morning everyone. I welcome you all at Duos News Analysis. Today is 15 July 2023 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. So before starting the video, for PDF join Telegram channel Eduverse News Analysis. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपकी यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. नाउ फर्स्ट आर्टिकल इज, आज सभी लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कल 14 जुलाई थी और 14 जुलाई को क्या हुआ है, हमारा जो चंद्रयान 3 मिशन है ना, तो उसे सक्सेसफुली लॉन्च किया गया है और सभी मतलब पूरी कंट्री में इसे बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट भी किया जा रहा है. तो आप देखेंगे इंडिया थर्ड लूनार ओडिसी कॉमन्स विद परफेक्ट लॉन्च, और इसी से रिलेटेड आज पूरे न्यूज़पेपर में आप देखेंगे बहुत सारे आर्टिकल्स भी आए हुए हैं. तो आप सेकंड पेज नंबर 9 पर आकर देखेंगे, वहां भी आपको एक आर्टिकल मिलेगा, सक्सेस ऑफ चंद्रयान लॉन्च व्हीकल गिव्स गगनयान अ लेग अप. ओके, तो ये हमारा जो मतलब मिशन था वो आने वाले 42 डे क्रिटिकल रहेंगे, बिकॉज अभी जो हमने ये जो व्हीकल सैटेलाइट को लॉन्च किया है ये आपके अर्थ में है. आप ये इस इमेज को देखेंगे तो देखिए अभी ये जो सैटेलाइट है अभी ये इंजेक्ट हुई है, ये अभी अर्थ की ऑर्बिट तक पहुंच गई है, और ये जो हमारा सैटेलाइट है उसे कहाँ तक पहुंचानी है, मतलब हमें लैंडिंग कहाँ करनी है, मून के साउथ पोल पर. कहाँ? मून के साउथ पोल पर हमें एक लैंडिंग करनी है. अगर ये लैंडिंग हो जाती है उसके बाद फिर हमारे जो वेरियस प्रोजेक्ट्स है मून में, जो भी हमें वहां पर रिसर्च और जो भी सारी चीजें करनी है उसको यहाँ पर किया जाएगा. ओके, तो आई होप आपको यहाँ पर ये क्लियर होगा कि चंद्रयान 3 आपका क्या है. तो देखिए चंद्रयान 3 कंसिस्ट ऑफ लैंडर मॉड्यूल, अ प्रोपल्शन मॉड्यूल एंड अ रोवर. इट वॉज लॉन्च बाय LVM-3M4 ऑन जुलाई 14. तो ये किस व्हीकल से लॉन्च हुआ है, आपको ये लॉन्च व्हीकल याद रखना है, क्योंकि इससे पहले हमारा जो मिशन था चंद्रयान 2, चंद्रयान 1, तो चंद्रयान 1 की बात करते हैं, चंद्रयान 2 की बात करते हैं. तो चंद्रयान 2 हमने GSLV से यहाँ पे लॉन्च किया था, ठीक है. और इसके बाद ये जो हमारा है कि LVM-3 जिससे हमने चंद्रयान 3 जो ये मिशन है इसको लॉन्च किया है, ये जो हमारा लॉन्च व्हीकल है ये GSLV का एक आप कह सकते हैं कि एक्सपेंडेड वर्जन है ना, नया वर्जन है. तो इससे क्या किया गया, इस मिशन को लॉन्च किया गया है. अब देखिए अगर ये मिशन सक्सेसफुल रहता है ना, अगर ये मिशन सक्सेसफुल रहता है तो हमारा जो नेक्स्ट मिशन है गगनयान, इसरो का हमारा जो नेक्स्ट मिशन है गगनयान, उसमें भी हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंडिया क्या कर सकता है, मतलब कि जो हमारा ये मिशन है वो भी सक्सेसफुल रहेगा. तो आप देखेंगे इसरोज गगनयान प्रोजेक्ट टू बी एक्सपेक्टेड डेमोन्स्ट्रेट इंडियाज ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कैपेबिलिटी बाय द लॉन्चिंग 3 एस्ट्रोनॉट्स टू एन ऑर्बिट ऑफ 400 किलोमीटर फॉर द 3D मिशन. तो हमारा गगनयान मिशन क्या है, आप सभी को यहाँ पर ये पता होगा कि हम यहाँ पर 3 एस्ट्रोनॉट्स को 400 किलोमीटर की ऑर्बिट में 3 दिन के लिए, मतलब ये 3 दिन का आपका पूरा मिशन होगा और उसमें वहां पर भेजा जाएगा. और उसके बाद हम ये भी इंश्योर कर रहे हैं कि हम इंडियन सी में उनकी सेफ लैंडिंग भी करवाएंगे. ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ पर इससे रिलेटेड सारी चीजें क्लियर होंगी. अब इसे देखिए बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जा रहा है सारे लोगों से, तो इसको आप एक चीज से और लिंक कर सकते हैं, किससे, कि आपकी क्या है ये ड्यूटी है कि हम क्या कर रहे हैं, जो ये साइंटिफिक टेम्परामेंट है इसको हमें क्रिएट करना चाहिए. अगर आपने यहाँ पे ड्यूटीज पढ़ी होंगी, फंडामेंटल ड्यूटीज, तो उस ड्यूटीज में आप सभी ने यहाँ पर देखा होगा जो आपका आर्टिकल 51 है, तो उसमें हमने क्या देखा था कि हमें क्या करना चाहिए. कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये प्रोवाइड करता है कि सभी जो हमारे सिटीजन्स हैं तो वो उन्हें इंक्वायरी करना चाहिए, एक साइंटिफिक जो टेम्परामेंट है उसे यहाँ पर क्रिएट करना चाहिए. तो एक तरीके से ये हमारी ड्यूटी है. तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि लोग इसे क्या कर रहे हैं, हमारे जो सिटीजन्स हैं इंडियन से इसे सेलिब्रेट किया जा रहा है. अगर ये मिशन सक्सेसफुल रहता है तो इसके बाद हम बात करते हैं चाइना, रशिया और आपका यूक्रेन नहीं, चाइना, रशिया, और के बाद यहाँ पर हमारी जो इंडिया होगी आपकी चौथी कंट्री होगी जिसका यहाँ पे मून पे सेफ लैंडिंग होगी. ओके, तो आई होप आपको ये आर्टिकल क्लियर होगा. अब चलिए आगे बढ़ते हैं अब हमारे क्वेश्चन की तरफ. हमारा कल का क्वेश्चन था, यहाँ पर कल किसी ने भी आंसर नहीं किया था, आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर करिए, ये आपके लिए मस्ट है. ओके, और कंपल्सरी है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को रीड करेंगे. हमारा कल का क्वेश्चन था, कंसिडर द फॉलोइंग रिवर्स. यहाँ पर आपको कुछ रिवर्स दी गई हैं और हमें ये बताना है कि कौन सी रिवर गोदावरी की ट्रिब्यूटरीज है. तो आपकी पहली रिवर आ गई वसुंधरा, इंद्रावती, प्राणहिता एंड पेनार. तो इसमें से आपको ये बताना है कि कौन सी रिवर आपकी यहाँ पर गोदावरी रिवर की ट्रिब्यूटरीज है. पहले हम गोदावरी रिवर को देख लेते हैं. कहाँ है आपकी गोदावरी रिवर, ये रही आपकी गोदावरी रिवर. ओके, तो ये आप देखेंगे ये आपका है कोर्स गोदावरी रिवर का. अब इसकी हम बात करते हैं, गोदावरी रिवर क्या है आपकी, ये देखेंगे गोदावरी इज द सेकंड लार्जेस्ट रिवर इन इंडिया आफ्टर द गंगा रिवर. गंगा रिवर के बाद में आपकी गोदावरी जो है सेकंड लार्जेस्ट रिवर है. इसका जो सोर्स क्या है,
सोर्स है, हम बात करते हैं त्र्यंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र इसका सोर्स निकलता है। गोदावरी हैज 12 ट्रिब्यूटरीज एंड ओरिजिनेट्स फ्रॉम त्र्यंबकेश्वर एंड ड्रेन इनटू बे ऑफ बंगाल आफ्टर पासिंग थ्रू वेरियस स्टेट्स ऑफ इंडिया। इसकी 12 ट्रिब्यूटरीज हैं। कौन कौन से ट्रिब्यूटरीज हैं हम उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे द रिवर आर द प्राणवा, पूर्णा, मंजरा, पेंगांग, वर्धा एंड द वाइगा, प्राणहिता। तो देखिए प्राणहिता इसकी त्रिभुति हो गई, इंद्रावती, मैनार एंड द सबरी। तो ऑप्शन में आप देखेंगे आपका पैनार आ जाता है और प्राणहिता आ जाता है। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होता है यहाँ पे 2 and 3 ओनली। तो राइट ऑप्शन है आपका डी। ओके तो यहाँ पर आपको यहाँ पर क्लियर हुआ। तो देखेंगे वसुंधरा एंड पेनार आर नॉट द ट्रिब्यूटरीज ऑफ गोदावरी। रिवर वसुंधरा इज एन इंपॉर्टेंट ईस्ट फ्लोइंग रिवर बिटवीन महानदी एंड गोदावरी। ये जो आपकी वसुंधरा रिवर है, वसुंधरा, ये कहाँ की रिवर है? आपकी जो महानदी और गोदावरी, गोदावरी की, ये गोदावरी आपकी जा रही है और जो महानदी है तो उनके बीच में एक रिवर यहाँ पर ईस्ट फ्लोइंग आपकी रिवर है, ना कि ट्रिब्यूटरी है किसकी? गोदावरी की। तो आपकी जो 2 ट्रिब्यूटरीज हैं गोदावरी की कौन कौन सी है? प्राणहिता एंड पेनार। ओके तो मैं उम्मीद करती हूँ यहाँ पर सभी के आंसर सही होंगे। हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब सभी लोग कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। The 1929 session of Indian National Congress is of significance in the history of the freedom movement because of। आपको ये बताना है कि हमारा जो 1929 का सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसकी हमारी इंडियन हिस्ट्री में क्या सिग्निफिकेंस है। आपके पास यहाँ पे ऑप्शन गिवन है। क्या क्या ऑप्शन है? अटेनमेंट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट वॉज डिक्लेयर एज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कांग्रेस। क्या इस सेशन में सेल्फ गवर्नमेंट को हमारा ऑब्जेक्टिव, इसको मतलब कि डिक्लेयर किया गया था कि सेल्फ गवर्नमेंट क्या है हमारा, इसको हमें अटेंड करना है और ये हमारा क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव है। क्या ये चीज 1929 के सेशन में बोली गई थी? सेकेंड ऑप्शन है आपका अटेनमेंट ऑफ पूर्ण स्वराज वॉज एडॉप्टेड एज अ गोल ऑफ द कांग्रेस। क्या हमें पूर्ण स्वराज को अडॉप्ट करना, ये हमारा गोल था कांग्रेस का। थर्ड इज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज लॉन्च। 1929 में क्या नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है आपका डिसीजन टू पार्टिसिपेट इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन वॉज टेकन। क्या यहाँ पर जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होने वाली थी आपकी लंदन में, उसमें पार्टिसिपेट करने का डिसीजन लिया गया था। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है और कौन सा गलत है, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें बताएंगे। वीडियो के लास्ट में आपको इसका आंसर दिया जाएगा, तो आप लास्ट तक इस वीडियो को देखेंगे। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेट्स। आपको यहाँ पर कुछ स्टेट्स दी गई हैं, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश एंड मिजोरम। इसमें से आपको ये बताना है कि इन विच ऑफ द अबव स्टेट्स डू ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट अकर्स। यहाँ पर किस स्टेट में ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट अकर होता है? तो आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर करना है कहाँ? कमेंट सेक्शन में। और सभी लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं सबको इस क्वेश्चन का आंसर करना है। आप लोगों को इसका क्वेश्चन का आंसर आपको कल दिया जाएगा। ओके तो इसका आंसर आप लोगों को वीडियो के लास्ट में मिलेगा और इसका आंसर आपको कल मिलेगा, बट उससे पहले आप लोगों को कमेंट सेक्शन में इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। ओके तो चलिए आगे मूव करते हैं और हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है आज का। आप यहाँ पर देखेंगे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी थे वो कहाँ गए हैं? फ्रांस के विजिट में गए हुए हैं, आप सभी को पता है, ठीक है। तो इंडिया एंड फ्रांस सेट टू को डेवलप्ड जेट इंजन। यहाँ पे इसी के चलते आप देखेंगे टेकिंग अ डिफेंस कॉपरेशन एक्शन बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस टू न्यू लेवल। यहाँ पर इंडिया और फ्रांस के जो डिफेंस आपका जो कॉपरेशन है उसको एक न्यू लेवल पर लेकर आया गया है और इसी के चलते यहाँ पे क्या अनाउंस किया गया है कि हम यहाँ पर इंडिया और फ्रांस आपस में आकर को डेवलप करेंगे क्या? जेट इंजन। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि technology by supporting the joint development of a combat aircraft engine and also an engine for the Indian multi-role helicopter being designed and developed by Hindustan Aeronautics Limited. This is among the several announcements made by the two sides on the both front. Both nations has announced cooperation in small and advanced modular reactor and finalization of joint Earth ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट अमंग अदर्स। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारे द्वारा इंडिया एंड फ्रांस एक दूसरे के साथ मिलकर क्या करेंगे? जेट इंजन को डेवलप किया जाएगा। अब इसी से रिलेटेड आप यहाँ पर नेक्स्ट पेज में देखेंगे, आपके लिए यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें क्या बताया गया है कि फ्रांस का एक जो अवार्ड होता है वो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं उनको दिया गया है। तो आप देखेंगे प्राइम मिनिस्टर कन्फर्ड हाईएस्ट अवार्ड ऑफ फ्रांस। तो यहाँ पर फ्रांस का जो हाईएस्ट अवार्ड है वो किसको दिया गया है? हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं उनको दिया गया है। तो आप देखेंगे नरेंद्र मोदी हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू बी कन्फर्ड द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीग ऑफ ऑनर, फ्रांस हाईएस्ट सिविलियन एंड मिलिट्री ऑनर। ये फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन और मिलिट्री ऑनर है जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को प्रोवाइड किया गया। आप पिक्चर भी देख सकते हैं, यहाँ पर आप पिक्चर देखेंगे,
ये देखिए, ये है अवार्ड, इस तरीके से इन्हें दिया गया, तो ये हमारा अवार्ड है। तो आपको इस अवार्ड का नाम याद रखना। आप सभी को पता है कि आजकल जो यूपीएससी होता है, इवन ये आपकी जनरल नॉलेज की भी हम बात करते हैं, रिसेंट अभी विजिट हुई है ना, इंडिया और फ्रांस के बीच में रिसेंट अभी विजिट हुई है, और उस विजिट में क्या क्या निकल कर आते हैं, इस अवार्ड के बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अवार्ड हाल ही फिलहाल में वो कैसा अवार्ड था, क्या वो सिविलियन अवार्ड था, क्या वो मिलिट्री अवार्ड था, है ना। तो और वो मतलब उस कंट्री के लिए कितना अहमियत रखता है उस अवार्ड की, तो आपको ये सारी चीजें यहाँ पर पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये आपका क्या था, लीग ऑफ ऑनर, आपको यहाँ पे रखना है लीजन ऑफ ऑनर, फ्रांस हाईएस्ट सिविलियन एंड मिलिट्री ऑनर। मिस्टर मोदी रिसीव द ऑनर एट द एलसी पैलेस हियर ऑन Thursday and joined the ranks of world leaders such as former South African President Nelson Mandela and former German Chancellor Angela Merkel among others। तो इससे पहले ये जो अवार्ड था, किसने यहाँ पर उसको विन किया था, प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला जी ने, ओके, और जर्मन के जो चांसलर थे एंजेला मार्केल, उनके द्वारा इस अवार्ड को रिसीव किया गया था। उसके बाद हम क्या देख रहे हैं, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके द्वारा इस अवार्ड को रिसीव किया गया है। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पर ये क्लियर होगा सारी चीजें यहाँ से। अब हम बढ़ते हैं आगे हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है आज का, देखिए ये एडिटोरियल सेक्शन में आप देखेंगे ये आर्टिकल हमारे लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे जो महाराष्ट्र का डिफेक्शन हुआ था, है ना, आपने पॉलिटिक्स के बारे में हमने कई बार इसको डिस्कस किया, तो ये हमारे लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब नेक्स्ट आर्टिकल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये क्या है, वर्चुअल समिट वर्चुअल साइलेंस। अभी 4 जुलाई को हमने यहाँ पर क्या देखा था कि एससीओ की समिट हुई है। कैसी समिट हुई है, ये वर्चुअल समिट हुई है। वर्चुअल समिट क्यों हुई है, इसमें इसी बात पर क्वेश्चन उठाया जा रहा है कि वर्चुअल समिट क्यों हुई है। तो यहाँ पर ये रीजन दिया गया है जो मिनिस्टर से सारी चीजें, तो उनके लीडर्स के द्वारा, कि जो चाइना और रशिया के जो प्रेसिडेंट्स थे, जो हेड थे, उनके यहाँ पे विजिट में थोड़ा क्या था, हमें हम कह सकते हैं कि हाई मार्क था। हम लोगों को ये नहीं लग रहा था मतलब आएंगे या नहीं आएंगे, उस समिट को हम पूरी तरीके से उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे या नहीं, इसलिए इस समिट को हमने क्या रखा, वर्चुअली रखा, मतलब इंटरनेट के थ्रू हमने इस समिट को ऑर्गेनाइज किया। ठीक है, अब इस समिट की अगर हम बात करते हैं कि इस समिट में बात किस किस बारे में हुई, एससीओ की जो ये समिट हुई इसमें किस किस चीजों के बारे में बात हुई, तो मेनली यहाँ पर इंडिया का जो फोकस रहा किस पर रहा, टेररिज्म पर रहा। ओके, क्यों रहा, क्योंकि आप सभी को पता है एससीओ का जो एक मेंबर है वो कौन है, पाकिस्तान भी है, इसलिए यहाँ पर जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है आप देखेंगे उस पर ज्यादा फोकस किया। दूसरा यहाँ पर जो चाइना फैक्टर आ जाता है, चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, BRI प्रोजेक्ट है, जो कनेक्टिविटी वाला प्रोजेक्ट है, उस पर क्वेश्चन उठाया गया। मतलब ये जो समिट थी पूरी तरीके से जो BRI प्रोजेक्ट है उस पर इर्द गिर्द इसी के चारों तरफ यहाँ पर घूमती रही। क्यों, क्योंकि BRI के थ्रू जो कनेक्टिविटी यहाँ पर चाइना स्टैब्लिश करना चाहता है, इसी के चलते चाइना के साथ क्या है, एक सीपैक प्रोजेक्ट है आपका, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जो यहाँ पर कहाँ पर आपका जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, POK है, वहां से गुजरता हुआ ये यहाँ पर जो कॉरिडोर है इसको यहाँ पर बिल्ड किया जा रहा है। ठीक है, तो एक तरीके से ये क्या हो रहा है, जो इंडिया की सोवरेनिटी है वो क्या है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वो, लेकिन हमारा पार्ट तो इंडिया का ही है ना, पाकिस्तान ने उसे ऑक्यूपाई किया है बस, बट वो पार्ट जो है हमारा पाकिस्तान में ऑक्यूपाइड कश्मीर वो इंडिया का ही पार्ट है, और वहां पे चाइना क्या कर रहा है, सीपैक जो कॉरिडोर है उसको बिल्ड कर रहा है। तो इन फ्यूचर एक तरीके से क्या हो रहा है, इंडिया की जो सोवरेनिटी है उसको यहाँ पे वॉलेट किया जा रहा है। तो इस पूरे मतलब समिट में हमने क्या देखा कि इसको यहाँ पर क्या किया गया है, क्रिटिसाइज किया गया है, जो चाइना ये कनेक्टिविटी ऑन द कनेक्टिविटी दो विच इज अ कोर इशू फॉर द एससीओ, इंडियाज आइसोलेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन इज अपेरेंट। मिस्टर मोदी रिटेरेड इंडियाज पोजीशन दैट कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट शुड रिस्पेक्ट नेशनल सोवरेनिटी। उन्होंने ये कहा कि जो भी हमारे कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स होते हैं, सारी जो मेंबर्स की कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हैं, उन्हें यहाँ पर जो इन किसी भी कंट्री की जो सोवरेनिटी है ना, जो भी उनका ऑर्गेनाइजेशन है उनको यहाँ पर क्या करना चाहिए, नेशनल की सोवरेनिटी को रिस्पेक्ट करना चाहिए। बट ये जो यहाँ पर सीपैक प्रोजेक्ट है एक तरीके से क्या कर रहा है, इंडिया की जो सोवरेनिटी है उसको वॉलेट कर रहा है। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर होगा। अब एससीओ हमारे लिए इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है, क्यों, इसका ये 2001 में आपका बनता है, कहाँ, संघाई में। ये क्या है, एक यूरेशियन पॉलिटिकल इकोनॉमिक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, एमिंग टू मेंटेन पीस सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन। आपके यहाँ पे वेरियस ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलते हैं, मेनली ये यूरेशियन है, और यहाँ पर आपके देखेंगे मीन आपके कौन कौन से मेंबर हो जाते हैं, एक हो जाता है आपका चाइना, दूसरा हो जाता है आपका रशिया, और तीसरा हो जाता है पाकिस्तान। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर इंडिया इन तीनों कंट्रीज के साथ क्या कर रहा है, एक साथ एंगेज कर रहा है ना। इसलिए यहाँ पर ये जो एससीओ ऑर्गेनाइजेशन है आपके लिए बहुत ही ज्यादा क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है।
ओके ये कब क्रिएट हुआ था? 2001 में क्रिएट हुआ था। इसकी जो हम लैंग्वेज की बात करते हैं तो इसकी लैंग्वेज क्या क्या है आपकी? चाइनीज और रशियन लैंग्वेज इसकी, मतलब कि इनकी जो भी सारी मीटिंग्स होती हैं इन सारी चीज़ों पर होती हैं। इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या है? स्ट्रेंथनिंग म्यूचुअल ट्रस्ट, नेबरहुडनेस अमंग द मेंबर स्टेट, प्रमोटिव इफेक्टिव कॉपरेशन इन पॉलिटिक्स, ट्रेड, इकोनॉमी, रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी एंड कल्चर। तो ये सारे क्या है हमारे एससीओ के आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं। उसके बाद हम मेंबर स्टेट्स की बात करते हैं। इसमें टोटल अब 9 मेंबर्स हैं। कौन कौन से? ईरान हाल फिलहाल में इसको यहाँ पर, ये जो अभी समिट हुई थी इसमें ईरान को यहाँ पर मेंबर बना लिया गया है, परमानेंट मेंबर। तो कौन कौन से मेंबर है आपको ये याद रखना है? चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, पाकिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड ईरान। ओके तो ये सारे मेंबर्स हैं। अब इस बात करते हैं, इसमें एक चीज और बोली गई कि यहाँ पर जो यूक्रेन वॉर है इसमें साइलेंस रहा, मतलब ये जो समिट हुई थी इसमें यूक्रेन वॉर के बारे में कोई भी ऐसी बातचीत नहीं हुई है, ठीक है। उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि इसके बाद आप देखेंगे ब्रिक्स की समिट होने वाली है आपकी। ब्रिक्स की समिट होने वाली कहाँ? साउथ अफ्रीका में। तो क्या इंडिया उसके बाद ही आप देखेंगे G20 की भी समिट होने वाली दिल्ली में सितंबर में। तो क्या हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इस विजिट पर, मतलब कि इस समिट को मतलब यहाँ पर जाएंगे या नहीं, इस समिट को अटेंड करेंगे या नहीं? तो देखिए मैनी आइज विल नाउ बी ऑन ब्रिक्स समिट इन द साउथ अफ्रीका इन अगस्त वेयर मिस्टर जिनपिंग एंड परहैप्स मिस्टर पुतिन विल बी प्रेजेंट। तो इस समिट में यहाँ पे ये मतलब कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो चाइनीज के प्रेसिडेंट है मिस्टर जी और जो हमारे पुतिन जी हैं वो यहाँ पर प्रेसिडेंट मतलब कि प्रेजेंट रहेंगे। विल मिस्टर मोदी गो टू द साउथ अफ्रीका एंड प्रेफर टू अवॉइड एनी चांस of muddying the waters before his great moment in the diplomatic sun G20 summit in Delhi in September। तो यहाँ पर देखिए अब हम देखते हैं कि क्या हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उस समिट को यहाँ पर अटेंड करते हैं या नहीं करते हैं। ओके तो आई होप आपको ये आर्टिकल अब क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है यहाँ पर रोलिंग रिसर्जेंस। यहाँ पर किसके बारे में बात की जा रही है? आपकी इन्फ्लेशन के बारे में बात की जा रही है और ये आर्टिकल हमने कई बार डिस्कस किया हुआ है। इन्फ्लेशन क्या है आप सभी को पता है कि इन्फ्लेशन के थ्रू हम कब इन्फ्लेशन को टारगेट करते हैं? जब हमारा सीपीआई बास्केट होता है, सीपीआई में यहाँ पे जब चेंजेस होते हैं तब हम इन्फ्लेशन को मॉनिटर करने की बात की जाती है, ठीक है। अब सीपीआई जो हमारा बास्केट है उसमें सबसे ज्यादा जो वेटेज दी जाती है वो फूड आइटम्स को वेटेज दी जाती है। और अगर फूड आइटम्स में थोड़ी बहुत भी इधर उधर इंस्टेबिलिटी होती है तो डायरेक्टली वो किस पे इंपैक्ट करता है? हमारे सीपीआई पे इंपैक्ट करता है। और जब आपका सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर यहाँ पर इंपैक्ट होता है, कुछ भी इधर उधर चीजें होती हैं, तो कौन एक्शन में आता है? आपका आरबीआई एक्शन में आ जाता है। आरबीआई की फिर यहाँ पर होती है मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, जो यहाँ पर क्या करते हैं? इन्फ्लेशन रेट को कम करने की बात करते हैं कि हमें इन्फ्लेशन को क्या करना है? टारगेट करना है, ठीक है। अब जैसे कि क्या होता है कि गवर्नमेंट हो गई हमारी, हमें इन्फ्लेशन को कम करता है, तो ये काम किसका है? इन्फ्लेशन को कम करना, टारगेट करना। एक जो हमारा बैलेंस अप्रोच होती है इन्फ्लेशन को टारगेट करने की, वो सारा काम किसके ऊपर आता है? आपकी आरबीआई के ऊपर आता है। हमारी एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इसको कौन चेयर करता है? आरबीआई के गवर्नर के द्वारा इसे चेयर किया जाता है। अब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के थ्रू क्या किया जाता है? आपके यहाँ पर वेरियस रेट्स होते हैं। इस आर्टिकल में आप देखेंगे तो सारा आपको डेटा दिया गया है कि किस महीने कितना यहाँ पर मतलब आपके वेजिटेबल्स का प्राइस कितना रहा, कितने परसेंट यहाँ पे इंक्रीज हुआ, कितने परसेंट डिक्रीज हुआ। तो ये हमारे लिए इतना ज्यादा यहाँ पर कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके। सिर्फ आपको आप देखिए यहाँ पर क्या याद रखना है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है, उसके जो हेड होते हैं गवर्नर होते हैं, मतलब कि आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं उनके द्वारा इसको चेयर किया जाता है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यहाँ पर क्या टारगेट करती है? आपकी इन्फ्लेशन रेट टारगेट करती है। कहती है कि आइडियली यहाँ पर 4% इन्फ्लेशन होना चाहिए, मैक्स टू मैक्स ये 6% जाना चाहिए और मिनिमम ये 2% जाना चाहिए। इससे अगर ज्यादा होता है और इससे कम होता है तो कौन एक्शन में आएगा? आपकी आरबीआई एक्शन में आ जाएगी। और वो यहाँ पर आपके जो वेरियस रेट्स होते हैं, यहाँ पर हम बात करते हैं किसकी? रेपो रेट की, रिवर्स रेपो रेट की, सीआरआर होता है आपका, एसएलआर होता है। तो इन रेट्स पर क्या करती है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी चेंज करती है। अब ये कहा जाता है कि ये मतलब कि हम इन रेट्स को चेंज क्यों करते हैं? तो आरबीआई का कहना ये है कि इन्फ्लेशन कम होता है। इन्फ्लेशन कब होता है? जब लोगों के पास यहाँ पर बहुत ज्यादा पैसे होते हैं और हमें मार्केट से इस पैसों को क्या करना है? अपनी तरफ खींचना है। इसलिए इन रेट्स को, जो आपका रेपो रेट होता है, रिवर्स रेपो रेट होता है, इनको इंक्रीज कर दिया जाता है। ये जब इंक्रीज होते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? आपका जो इंटरेस्ट होता है, आप जब लोन लेने जाते हैं तो आपका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि मतलब हम लोन नहीं लेते, ये कहते हैं कि ठीक है जब ये रेट कम होंगे तब हम यहाँ पर लोन लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या होता है?
कि जो मनी का सप्लाई होता है मार्केट में कम होने लगता है और इन्फ्लेशन रेट को यहाँ पे टारगेट किया जाता है। बट यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो इन्फ्लेशन रेट हम इसको टारगेट मतलब कि जो एक आइडियली है 4% होना चाहिए, उस पर क्यों अचीव नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि हम सबसे ज़्यादा फूड आइटम्स को वेटेज दे रहे हैं और फूड आइटम्स क्या है, इसका जो प्राइस होता है वो फ्लक्चुएट होता रहता है। इसलिए देखिए फूड आइटम्स को ये भी हमने एक दिन अभी कल परसों की बात है हमने डिस्कस किया था कि हमें क्या कर देना चाहिए, ये जो हमारा CPI बास्केट है उसमें चेंजेस लाने की हमें ज़रूरत है। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पर ये आर्टिकल अब क्लियर होगा। तो अब हम मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में देख लेते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या है आपकी? The Reserve Banks of India Act 1934 was amended by the Finance Act India 2016 to constitute NPC। हमारा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 इसको अमेंड किया गया था 2016 में, जिसके थ्रू हमने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को क्या किया था, बनाया था, कॉन्स्टिट्यूट किया था। ओके, इट इज टास्क्ड विद फ्रेमिंग मॉनेटरी पॉलिसी यूजिंग टूल्स लाइक रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, कैश रिजर्व रेशियो। तो यहाँ पर जो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसको टास्क दिया गया है कि आपको ये जो रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, बैंक रेट है, कैश रिजर्व रेशियो है, CRR है, इनको क्या करना है, एज अ टूल्स यूज करना है और इन्फ्लेशन को टारगेट करना है, मतलब इन्फ्लेशन को जितना बना के रखना चाहिए उतना होना चाहिए। ठीक है, फंक्शंस की बात करते हैं तो MPC इज इंटरेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिसाइडिंग द डिफरेंट पॉलिसी रेट्स इंक्लूडिंग MSF, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट एंड लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटीज। ये सारी आपकी क्या होती है, फंक्शंस है आपकी, मतलब इनकी जो पॉलिसी में इनको रेट कैसे होने चाहिए, आपका MSF कैसा होना चाहिए, रेपो रेट कैसा होना चाहिए, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है, आपकी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के ऊपर है। ये 6 मेंबर्स की कमेटी होती है। गवर्नमेंट विल नॉमिनेट 3, यहाँ पे जो गवर्नमेंट होते हैं 3 नॉमिनेट करते हैं और जो 3 होते हैं वो NPC के द्वारा इसको ऑफिशियली नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं। RBI के जो गवर्नर होते हैं इसके चेयरपर्सन होते हैं। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पे MPC रिलेटेड सारी चीजें क्लियर होंगी। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है ये भी आपके लिए यहाँ से एक फैक्ट निकल कर आ जाता है। आज के आप आर्टिकल्स देखेंगे ना तो आपको वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ने के लिए मिलेगा। हमने यहाँ पे SCO को पढ़ा, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में पढ़ा। ठीक है, उसके बाद इस आर्टिकल में आप पढ़ेंगे किसके बारे में, यहाँ पर हम पढ़ेंगे ईस्ट एशिया समिट के बारे में। ईस्ट एशिया समिट क्या है, अभी हाल ही फिलहाल में जयशंकर रेजेस आउटस्टैंडिंग इश्यूज अलोंग LAC विद चाइना टॉप डिप्लोमेट्स। यहाँ पर क्या हुआ है कि आसियान, आप सभी को आसियान के बारे में यहाँ पर पता होगा, आसियान के थ्रू यहाँ पर क्या होती है, एक समिट को ऑर्गेनाइज किया जाता है जिसका नाम है ईस्ट एशिया समिट। क्या नाम है समिट का, ईस्ट एशिया समिट। ठीक है, और इसके साथ ही ये जो आसियान के टोटल 18 मेंबर्स हैं उनके द्वारा इस समिट को ऑर्गेनाइज किया जाता है। अब इसी के साइडलाइन पर ही हमने यहाँ पर ये देखा कि हमारे जो चाइना के जो डिप्लोमेट्स थे एक तरीके से और हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स हैं उनके बीच में यहाँ पर बातचीत हुई है। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि जो आउटस्टैंडिंग हमारे इश्यूज हैं, हमारे जो बॉर्डर इश्यूज है, इसको यहाँ पर डिस्कस किया गया है। ओके, तो आप देखेंगे डिस्कस्ड आउटस्टैंडिंग इश्यूज रिलेटेड टू पीस एंड ट्रैंक्विलिटी इन बॉर्डर एरियाज आर कंजर्वेशन आल्सो कवर्ड EAS ARF आसियान रीजनल फोरम एजेंडा ब्रिस्क एंड इंडो पैसिफिक। तो यहाँ पर जो वेरियस आपके रीजनल फोरम एजेंडाज हैं ब्रिस्क के, इंडो पैसिफिक रीजन्स के, उनको मतलब कि उनको कवर किया गया, उन पर डिस्कशन हुआ है हमारा। और हम बॉर्डर पर कैसे पीस और ट्रैंक्विलिटी को यहाँ पर जो भी इसके रिलेटेड इश्यूज हैं उसको यहाँ पर डिस्कस किया गया है। ठीक है, अब इसमें से आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, ईस्ट एशिया समिट, जो कि कहाँ हुई है, आपकी जकार्ता में हुई है। तो देखिए एक्सटर्नल अफेयर मिस्टर मीट वोंग यी अलोंग द साइडलाइंस ऑफ ईस्ट एशिया समिट इन जकार्ता इन अर्ली मीटिंग विद चाइनीज side, Jaishankar had called for Beijing to take forward disengagement of troops in the 2 remaining friction points। तो हम ईस्ट एशिया समिट के बारे में पढ़ लेते हैं। ये क्या है आपका, ये आपका 2005 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। इट इज अ फोरम ऑफ 18 रीजनल लीडर्स फॉर स्ट्रेटेजिक डायलॉग एंड कोऑपरेशन ऑन द की पॉलिटिकल, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक चैलेंजेस फेसिंग द इंडो पैसिफिक रीजन। आपका जो इंडो पैसिफिक रीजन है, देखिए ये है आपका इंडिया के आप ईस्ट साइड में जब जाएंगे तो आपको यहाँ पे वेरियस आइलैंड नेशंस और जो भी आइलैंड है और नेशंस के बीच में एक बहुत बड़ा दिखेगा। ठीक है, यहाँ पर बहुत बड़ा एक रीजन है। तो इनके साथ हमें कैसे कोलैबोरेशन करना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपका चाइना भी आ जाता है, तो इनके साथ कैसे इंगेज करना है, उनके साथ कैसे हमारे रिलेशन को बनाना है, इसके लिए आपकी एक पॉलिसी भी आती है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी। आप इसको इससे यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, एक्ट ईस्ट पॉलिसी भी आ जाती है। ठीक है, और इसी के चलते हम यहाँ पे जो आसियान आपके नेशंस हैं उनके साथ भी हम क्या कर रहे हैं, इंगेजमेंट कंटिन्यूसली कर रहे हैं, जिससे हम क्या कर सकें, हमारा जो ईस्टर्न साइड है वहां पर भी हमारे जो कनेक्टिविटी है उसको इंश्योर कर सकें और कोलैबोरेशन को और ज्यादा इंक्रीज किया जा सके। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा ये जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है कब बनता है, 2005 में। इसके जो 18 रीजनल लीडर्स हैं उनके द्वारा। इसका जो कॉन्सेप्ट है
कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ ईस्ट एशिया ग्रुपिंग वॉज फर्स्ट प्रमोटेड इन 1991 बाय द देन मलेशियन प्राइम मिनिस्टर ताहिर बिन मोहम्मद के द्वारा। इसके यहाँ पे 6 प्रायोरिटीज एरियाज हैं ईएस के, कौन कौन सी? इन्वायरमेंट, एनर्जी, एजुकेशन, फाइनेंस, ग्लोबल हेल्थ इश्यूज, पेंडेमिक डिसीज, नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट, आसियान कनेक्टिविटी। तो ये इनके 6 प्रायोरिटीज हैं जिन पर ये मेनली बातचीत यहाँ पर कॉपरेशन होता है। ओके, इट कंप्राइजेज द 10 मेंबर स्टेट ऑफ द आसियान। इसमें मेनली जो आसियान के मेंबर्स हैं वो रहते हैं आपका जो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन है, विच आर ब्रूनेन, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, अलॉन्ग विद 8 अदर कंट्रीज नेमली ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, इंडिया, न्यूजीलैंड, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रशिया एंड यूएस। तो आसियान के कौन कौन से मेंबर्स हैं आपके? ब्रूनेई, कंबोडिया, ये आपके आसियान के मेंबर्स हो जाते हैं, और ये आपके मेंबर्स नहीं हैं, ये आपके ऑब्जर्वर स्टेट के रूप में आप कह सकते हैं जो अदर्स इसमें इस समिट में पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, इंडिया और ईएस की बात करते हैं तो इंडिया क्या है? इंडिया इज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ द ईस्ट एशिया समिट। इंडिया क्या है? ईस्ट एशिया समिट का एक फाउंडिंग मेंबर है, इसलिए ये हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। एट द ईस्ट एशिया समिट इन बैंकॉक इन नवंबर 2019, इंडिया हैड अनवील इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव। इंडिया ने 2019 के समिट में यहाँ पे क्या किया था? एक इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव को अनवील किया था, जिसका एम क्या था? फॉर्जिंग पार्टनरशिप टू क्रिएट अ सिक्योर एंड स्टेबल मैरीटाइम डोमेन। तो यहाँ पर एक सिक्योर और स्टेबल मैरीटाइम डोमेन को हमें क्रिएट करने के लिए, यहाँ पे जो पार्टनरशिप है उसको एंगेज करने के लिए हमारा मेन टारगेट रखा गया था। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पर क्लियर होगा। तो देखिए, आज इतने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे जो हमने सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस कर ली है। अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा क्वेश्चन क्या था? मैं उम्मीद करती हूँ यहाँ पर सभी लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर कॉमेंट सेक्शन में किया होगा। तो क्वेश्चन थे हमारा 1929 का सेशन जो आपका हुआ था उसका क्या सिग्निफिकेंस है हमारी हिस्ट्री में फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया, मतलब क्यों इतना ज्यादा ये सिग्निफिकेंट हो जाता है। तो हम आप पढ़ लेते हैं। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन होता है बी। आपका राइट ऑप्शन क्या है? बी। अटेनमेंट ऑफ पूर्ण स्वराज वाज अडॉप्टेड एज अ गोल ऑफ कांग्रेस। तो यहाँ पर हमने क्या किया था? कांग्रेस ने जो पूर्ण स्वराज को था उसका अडॉप्शन किया था कि हमें क्या करना है? पूर्ण स्वराज को प्राप्त करना है। तो आप इस सेशन के बारे में देखेंगे। अटेनमेंट ऑफ पूर्ण स्वराज वाज अडॉप्टेड एज अ गोल ऑफ द कांग्रेस। द डिक्लेरेशन ऑफ पूर्ण स्वराज वाज प्रोपगेटेड एट द आईएनसी ऑन 19 दिसंबर 1929। 19 दिसंबर 1929 को हमने पूर्ण स्वराज का जो प्रोपेगेशन था उसको डिक्लेयर किया था। तो आप लोगों का राइट ऑप्शन क्या हो जाता है? ऑप्शन बी इज योर राइट ऑप्शन। ओके, सो आई होप यहाँ पर सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। ओके, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करना है। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।